क्वेश्चन नंबर 27 देखो। वैसे तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, पर एक बार मैं वापस समझा देता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है और डेफिशिएंसी अकाउंट लिस्ट एच बनाना है। अब इसमें क्या बोला है देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लायबिलिटीज गिवन है 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, तो 48 लाख का तो इक्विटी शेयर कैपिटल है इनका। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉल्ड एंड पेड अप 48 लाख है, तो लिस्ट जी में 48 लाख आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख का है, 1 लाख का कॉल्स इन एरर है, तो 1 लाख तो लिस्ट ए में आ जाएंगे और 1 लाख कॉल करते ही ये पेड अप हो जाएगा, तो फिर 19 लाख की जगह 20 लाख जो आएगा वो लिस्ट एफ में आएगा। 6% है वो। 5% डिवेंचर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स इन इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर। तो इंटरेस्ट देखो 30 सितंबर तक हम लोगों ने इंटरेस्ट जो दिया है वो 30 सितंबर तक दिया है, और ऊपर ये जो बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस की डेट है ना वो 31 मार्च है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, तो ये लिस्ट डी में आ जाएगा 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ। मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये लिस्ट बी में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी बी में आएगा। ट्रेड पेबल्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। वेजेस पेबल प्रेफरेंशियल है, तो वेजेस पेबल जो है वो प्रेफरेंशियल है, लिस्ट सी में आएगा। और सेक्रेटरी का सैलरी पेबल 10,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000, तो 6 महीने का है, तो 4 महीने का सैलरी कितना हुआ 40,000 और 20,000 विच एवर इज लेस के हिसाब से इसमें से 20,000 जो है ना वो लिस्ट सी में आएगा, और बचा हुआ जो 40,000 है वो लिस्ट किस में आएगा, बचा हुआ 40,000 जो है वो लिस्ट ई में आएगा, अनसिक्योर्ड में। मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी कितने भी महीने का वो प्रेफरेंशियल नहीं होता है, तो ये लिस्ट ई में आएगा अनसिक्योर्ड में। लैंड एंड बिल्डिंग ये लिस्ट बी में आएगा 26 लाख का, 26 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसके अगेंस्ट में मॉर्गेज लोन है 16 लाख का, तो 10 लाख का सरप्लस बचेगा लिस्ट बी में। प्लांट एंड मशीनरी ए में आ जाएगा, टूल्स एंड कॉपीराइट ए में आएगा, पेटेंट्स ए में आ जाएगा, इन्वेंट्रीज ए में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ बैंक एंड ओवरड्राफ्ट 38 लैक्स, तो 38 लाख का ओवरड्राफ्ट जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 34 लाख है, तो लिस्ट बी में आएगा ये भी। तो 34 लाख और 38 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 34 लाख है, और बैंक ओवरड्राफ्ट 38 लाख है, तो लिस्ट बी में यहाँ पे देखो डेफिशिएंसी आ रही 4 लाख की, ये 4 लाख की डेफिशिएंसी, ये लिस्ट बी में आएगा। तो लिस्ट बी में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ मॉर्गेज लोन और इन्वेस्टमेंट के साथ में ओवरड्राफ्ट, ये लिस्ट बी में आएंगे। बाकी ट्रेड रिसीवेबल जो है वो लिस्ट ए में आ जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू पे। फिर उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ किसके लिए लिखा हुआ है, लिस्ट एच के लिए लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च 2011, ऊपर 31 मार्च 16 है, ऑन 31 मार्च 11 5 साल पहले द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शोड ए जनरल रिजर्व ऑफ 8 लाख। 8 लाख का क्या था, जनरल रिजर्व था, अकम्पनाइड बाय डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब 5 साल पहले अगर बात करूं तो कंपनी के रिजर्व, नेट रिजर्व जो थे वो 3 लाख थे। इन 2012 द कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, कंपनी को अगले साल प्रॉफिट हुआ 8 लाख का। एंड डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी। अब इक्विटी पे 10% डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा ना, तो प्रेफरेंस शेयर का पेड अप अमाउंट 19 लाख है, तो 19 लाख का 6%, 19 लाख का 6% 1,14,000 तो प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ, और 48 लाख का 10% मतलब 4,80,000, तो यहाँ पे तुम्हारा 1,14,000 तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, और 4,80,000 का इक्विटी डिविडेंड कंपनी ने इस ईयर पे किया। फिर बोला है द कंपनी suffered a total loss of 21,80,000 beside loss of stock due to fire to the tune of 8 lakh during the financial year ending during financial year ending 31st March 2015, यहाँ तक होना चाहिए था। तो कंपनी को 12 से लेके 15 तक क्या हुआ, एक तो ट्रेडिंग लॉस हुआ 21,80,000 का, और एक 8 लाख का कंपनी को क्या हुआ, स्टॉक लॉस हुआ।
फिर बोला कि ईयर एंडेड 31 मार्च 16 अकाउंट्स वर नॉट मेड, मतलब जो लास्ट ईयर है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अकाउंट्स नहीं बनाए, इसलिए हमको प्रॉफिट लॉस पता नहीं है। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप वगैरह जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आता है, तो ये चीज़ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कंसीडर नहीं होगी। हाँ, लिक्विडेट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होता तो आता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 4 20 आएंगे, 4 लाख का तो वेजेस और 20,000 की सैलरी, तो ये 4 20 आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 लाख 70 लाख 60,000 माइनस 4 लाख 20,000 66 लाख 40,000। और ये सेक्रेटरी का सैलरी यहाँ पे 20 की जगह क्या होगा 40 हो जाएगा, तो ये 58 लाख 70,000 हो जाएगा। अब माइनस इसमें से करना है 20 लाख 50,000, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90,000, 45 लाख 90,000 माइनस 58 लाख 70,000, तो ये तो ठीक है 12 लाख 80,000 ही आएगा। और यहाँ पे भी वो आ जाएगा आपका 58 लाख 70,000। तो नॉर्मल है। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए में एक तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सब लिस्ट ए में आ गया, जिसका टोटल आ रहा है 60 लाख 60,000। लिस्ट बी देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग 26 लाख का है, उसके अगेंस्ट में 16 लाख का मॉर्गेज लोन है, तो 10 लाख का सरप्लस बाहर लिख दिया अपन ने यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट 34 लाख के हैं और उसके अगेंस्ट में 38 लाख के बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, तो 4 लाख अनसिक्योर्ड है जिसका पेमेंट लिस्ट ई के साथ होगा। बस ये 60 लाख 60,000 और 10 लाख ये 70 लाख 60,000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में लिस्ट, हाँ ये समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स हो गया आपका। ठीक है बेटा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, अब सिक्योर्ड में उतना ही आएगा जितने सिक्योर्ड है, तो जिसको समझ में आ रहा हो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या आएगा बताओ। 16 लाख सिक्योर्ड है पर 38 में से 34 ही सिक्योर्ड है, तो 16 और 34 50 लाख सिक्योर्ड है, तो यहाँ उतना ही आएगा जितना सिक्योर्ड है 50 लैक्स। ठीक है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 4 लाख का वेजेस है और 20,000 का क्या है सेक्रेटरी का सैलरी, ये हो गया, बाकी वही बचा हुआ है। उसके बाद क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में एक तो डिबेंचर्स आएंगे, एक उस पर इंटरेस्ट है शायद 6 महीने का आउटस्टैंडिंग वो आएगा। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिस्ट बी की डेफिशिएंसी 4 लाख क्रेडिटर्स हैं। सेक्रेटरी का सैलरी 60 में से 20 प्रेफरेंशियल था, 40 अनसिक्योर्ड है, मैनेजिंग डायरेक्टर ये आ गया। बस उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल वैसे 19 लाख पेड अप है, पर 1 लाख अपन ने क्या किया कॉल्स इन एरियर को रिसीव कर लिया, तो 20 लाख हो गया और ये 48 लाख, तो यहाँ पे आ रहा है 80 लाख 80,000 का डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो 80 लाख 80,000 का समथिंग कुछ एक्सपेक्टेड क्या होगा लॉस होगा। फिर उसके बाद लिस्ट एच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बुक वैल्यू पे लेके। तो बैलेंस शीट में मैंने क्या किया, देखो बैलेंस शीट दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। तो देखो बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे आएगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 48 लाख ले लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिक्विडेशन डेट तक तो 19 लाख ही पेड अप था ना, 19 लाख ले लिया, 5% डिबेंचर ले लिया, उस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ले लिया। फिर उसके बाद मॉर्गेज लोन है 16 लाख का वो अपन ने ले लिया। फिर 15 लाख 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, वेजेस पेबल है 4 लाख का, सेक्रेटरी का सैलरी 6 लाख 60,000 का है, मैनेजिंग डायरेक्टर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे लिखा हुआ था कि बैंक ओवरड्राफ्ट है 38 लाख का, यहाँ पे जिसको दिख रहा हो 38 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर एसेट साइड में बुक वैल्यू उठानी है, लैंड एंड बिल्डिंग 24 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख लिख लिए मैंने, टूल्स लिख लिए मैंने 4 लाख के, ये टूल्स आ गए। उसके बाद में पेटेंट्स एंड कॉपीराइट हो गया 10 लाख का। फिर 17 लाख 40,000 की इन्वेंट्रीज हो गई, 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया और 18 लाख के डेटर्स हो गए। बैलेंस किया तो यहाँ पता चला कि लिक्विडेशन डेट तक टोटल लॉस 51 लाख है। फिर आपको बनाना पड़ेगा रिजर्व अकाउंट, तो ये मैंने रिजर्व अकाउंट बना दिया। तो
बैलेंस 5 ईयर्स पहले 3 लाख के रिजर्व थे इसलिए क्रेडिट बैलेंस लिखा। फिर अगले साल 8 लाख का प्रॉफिट हुआ और 5,54,000 के डिविडेंड दे दिए इक्विटी प्रेफरेंस पे। फिर अगले सालों में 21,80,000 का लॉस हुआ, स्टॉक लॉस हुआ 8 लाख का, और ये मैंने 51 लाख का बैलेंस लिख दिया यहाँ पे। जो अपन ने एज पर बैलेंस शीट कैलकुलेट किया था ये था अपना एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस करने पे पता चला कि यहाँ पे मिसिंग आ रहा है डेबिट साइड में, तो ये 2016 का क्या लॉस है और इसको लेके मैंने लिस्ट एच बना दिया। अब लिस्ट एच बनाओगे वही ये आपका लिस्ट एच है जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है टैली हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है खुद से अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, ठीक है, फिर भी नहीं आया तो बता देना मेरे को। 28 ये वही है रिसीवर और लिक्विडेटर का जो अपन बनाते हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है, आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। सेम लैंग्वेज है, अमाउंट चेंज हो सकते हैं, तो इसको आप अटेम्प्ट करना। तो 28 मैं नहीं कर रहा हूँ अब, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आए तो बोल देना, फिर मैं कर दूंगा। 29 देखो ये बिल्कुल वही है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 32 ये फिर बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, फिर बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, खुद से फिर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करना है इसमें देखो, अमाउंट चेंज है, पर मैं बोलूंगा अगर एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का कोई क्वेश्चन आया ना तो ये आएगा, और ये देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम लोग होमवर्क करते हो नहीं करते हो यार। तो 32 में एक तो तुमको क्या बनाना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। रुको मैं ही कर देता हूँ, यहीं से मार लो कॉपी। हम्म 32 ये रहा। तुम्हारे एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा देखना। चलो कम से कम एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का वैल्यू तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 सेम है, फिगर चेंज है। यहाँ पे मॉर्गेज लोन है वही लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में, तो लैंड एंड बिल्डिंग और मॉर्गेज लोन लिस्ट बी में आ जाएंगे। वही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है जो ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट है, तो ओवरड्राफ्ट 4 में आ जाएगा। तो लिस्ट ए में क्या क्या लोगे वो देख लो। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था ना ऐसा, वो तो नहीं है।
चलो अटेम्प्ट कर ही देते हैं 32। हाँ मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है क्वेश्चन। 32 तो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, बाकी सब लिस्ट ए में लिखना है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 26 लाख। प्लांट एंड मशीनरी के बाद टूल्स का वैल्यू दिया हुआ है 80,000। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट का एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दिया हुआ है कितना है, 6 लाख। इन्वेंट्रीज दी हुई है 14,80,000 और इन्वेस्टमेंट लिखने नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू दिया हुआ है 12 लाख। ठीक है, तो लिस्ट ए में लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर सब कुछ लिख लिया। तो 12 लाख प्लस 14,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 80,000 और प्लस 26 लाख, तो यहाँ पे आ रहा है 59,60,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखो कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ठीक है 26 लाख ही है और इसके अगेंस्ट में मॉर्गेज लोन का वैल्यू 16 लाख ही है, तो सरप्लस बच रहा है 10 लाख। इन्वेस्टमेंट सेम ही है, 34 लाख का रियलाइजेबल वैल्यू और 38 लाख है, तो 4 लाख का डेफिशिएंसी जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होगा। तो ठीक है, यहाँ 10 लाख का सरप्लस ही आएगा कुल मिला के। तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 69,60,000। ठीक है, उसके बाद समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स लोगे तो 26-60 लाख तो यही हो गया तुम्हारा और 59,60,000, तो 60 लाख प्लस 59,60,000, तो ये आ रहा है तुम्हारा 111,60,000। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, वही 50 लाख के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तुम्हारे, 50 लाख के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखो क्या क्या है, सेम ही है यार। सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना अब, है ना, सेम है ये 32। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो कर लेना। ये इजी था, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना था आपको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था इसमें, 33 हो गया था होमवर्क में तुम्हारा। 34 वही है, रिसीवर और लिक्विडेटर का वो बनाना है, फाइनल अकाउंट। सेम लैंग्वेज है, कुछ अमाउंट चेंज हो सकता है 34 में। 35 तुम्हारा वही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गया। 36 सेम है, रिसीवर एंड लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। 37 you are required to prepare liquidator final account on 30th June. Working note short should form part of your answer. क्या है देखो, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। BT Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2018 when their detailed balance sheet read as below. ठीक है, 10,000 12% cumulative preference share of, ये 10 लाख की हो गई। यहाँ एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब कॉल रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 12% डिबेंचर है 10 लाख के, इंटरेस्ट 120, क्रेडिटर्स हो गए, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर पेटेंट स्टॉक कैश बैंक। ठीक है, कैश बैंक हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 1 साल से नहीं दिया, वो दे देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 75,000, तो इसमें 75,000 जो है वो क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। बैलेंस क्रेडिटर्स आर डिस्चार्ज 5% डिस्काउंट, बचे हुए को 95% पेमेंट करना है। एसेट ऐसे रियलाइज हुई है,
एक्सपेंस दिया हुआ है 45,000. लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% ऑफ ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बैंक. ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30th जून. डिले पेमेंट करना पड़ेगा आपको. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट ऑन 30th जून. वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. तो इसमें कोई स्पेसिफिक प्लेस्ड एसेट्स नहीं है, बहुत इजी है. तो लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट चालू हम लोग कहाँ से करते हैं? कैश बैंक से. तो कैश बैंक दिया हुआ है 75,700 का. फिर रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग 24,50,000. प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख. फर्नीचर से रियलाइज हुआ 2,85,000. पेटेंट से रियलाइज हुआ 90,000. स्टॉक 280 और डेटर से 3,15,000. ये सब रियलाइज हो गया. टोटल करें 24,50,000 प्लस 9 lakhs प्लस 2,85,000 प्लस 90,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,15,000. तो ये आ रहा है 43,20,000. ठीक है. उसके बाद में लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंस, वो नहीं है. लिक्विडेटर रेमुनरेशन 43,20,000 का 3%, तो 1,29,000 ये हो गया. फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 45,000. फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 75,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है. फिर डिबेंचर होल्डर्स, तो एक तो 12% डिबेंचर मिल जाएंगे उनको 10 लाख. एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन 120 और एक डिले इंटरेस्ट. तो डिले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 10 लाख का 12% डिवाइड बाय 12 मंथली आ रहा है 10,000. और ये बोल रहे हैं सारे पेमेंट 30th जून को हुए और ऊपर बैलेंस शीट 31st मार्च की है. 3 मंथ का डिले इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो 30,000 का कुछ डिले इंटरेस्ट आ रहा है. तो ये सारा पेमेंट किसको हो गया? डिबेंचर होल्डर्स को. देखो ये इसीलिए गलती होती है, मैंने लिखते वक्त यहाँ पे क्या किया 1 लाख लिख दिया, जबकि डिबेंचर्स कितने 10 लाख. तो जो भी बच्चे पूछते हैं ना सर ये गलती क्यों होती है, तो अपन लिखते समय क्या करते हैं, सही नहीं लिखते हैं, इसलिए सिली मिस्टेक्स होती है. 10 लाख 120 30, इसलिए आराम से लिखो. उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सिर्फ क्रेडिटर्स ही हैं, तो 8.5 लाख के हैं, उसमें से 75 प्रेफरेंशियल है और जो बचे हुए उनका पेमेंट 95% पे किया. तो कुछ 736,250 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं. फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैपिटल है 10 lakhs की और डिविडेंड 1 साल से नहीं दिया. 10 लाख पे 12% 1 ईयर का 120, 11,20,000 बस. और फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर कॉल रिफंड देखना पड़ेगा. तो 75,700 प्लस 43,20,000, ठीक है, माइनस 129,600 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 10 लाख 11,50,000 माइनस 7,36,250 और माइनस 11,20,000. 11,39,800. तो यहाँ पे सरप्लस बच रहा है
सरप्लस बच रहा है 11,39,850। वापस देख लेते हैं। 75,700 प्लस 43,20,000 माइनस 129,600 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 10,11 11,50,000 माइनस 736,250 माइनस 11,20,000। ठीक है, 11,39,850 प्लस क्या करना पड़ेगा? नॉशनल कॉल। तो नॉशनल कॉल में 10,000 शेयर्स पे 25 250 और 20,000 पे 40 8 lakhs। एट लाख प्लस 250 प्लस 11,39,850 218,9,850 रिफंड पर शेयर 218,9,850 डिवाइड बाय 30,000 शेयर्स। तो ये कुछ आ रहा है 72.995। माइनस कॉल, फर्स्ट पे 25 का कॉल है, सेकंड पे 40 का कॉल है। माइनस 25 तो 47.995 और माइनस 15 और कर दो तो 32.995। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड हो जाएगा। तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 47.995। और एक और कैटेगरी है 20,000। तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 32.995। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 47.995 481,533 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 32.995 कितना आ रहा था? 21,89,950 डिवाइड बाय 30,000 इक्विटी शेयर। $11,39,850 प्लस 10,50,000 2189 डिवाइड बाय 30,000 72.995। 72.995 माइनस कितना कॉल किया फर्स्ट कैटेगरी पे? 25। 47.995 मल्टीप्लाई बाय 10,000 479,950 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 32.995 ये आ रहा है 659,900। ये आपका इस क्वेश्चन का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, 38 %
प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। तो ये तो इजी है, देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3000 और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन दिया हुआ है 10,000। बैंक लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, तो बैंक लोन का जो पेमेंट होगा वो किस में से हो जाएगा, स्टॉक में से हो जाएगा। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयरऑन आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ये सब आ गया इसके अंदर, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड ये सब किस पे रियलाइज हो रही है, बुक वैल्यू पे। एंड करेंट एसेट्स 80% ऑफ बुक वैल्यू, तो करेंट एसेट्स के अंदर ये दोनों हैं और इनका रियलाइजेशन वैल्यू कितना लेना है, 80%। ईजी है मेरे हिसाब से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 38 आपको करना है। 39 39 में देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक डेटर कैश है, ये लॉस है। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 7, इस पे 25 रुपीज़ कॉल कर सकते हो और 6000 इस पे 40 कॉल कर सकते हो, मतलब कॉल और रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी 2000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप, तो ये 2 लाख ही आना चाहिए। 2000 इंटू 100 करोगे तो 2 लाख आएगा। 10% डिबेंचर ये हो गया, इंटरेस्ट इस पे ये दोनों फ्लोटिंग चार्ज हो गए, सिक्योर क्रेडिटर 490, चेक करूँ क्या टोटल 140 प्लस 3,60,000 प्लस 410 प्लस 490, 14,10,000, 2 लाख ही है। On that date, the company went into voluntary liquidation. The dividend on preference share were in arrears for last 2 years. 2 साल का dividend नहीं दिया. Sundry creditors include a loan of 90,000 on mortgage of land and building. तो इसमें से 90,000 जो है वो secured है और 4 लाख क्या unsecured है। तो land and building में से 90 का पेमेंट होगा। Asset realize land and building 340, तो 340 से लोन का पेमेंट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटा से रियलाइज हो रहा है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लोन ऑन मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग अप टू डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट्स टू 10,000, तो ये भी तो 90,000 का तो लोन पेमेंट होगा, किस में से, लैंड एंड बिल्डिंग में से 90,000 का तो लोन पेमेंट होगा और 10,000 का क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा। द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 4600, ठीक है। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन ऑफ 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बैंक, ठीक है। तो जितनी भी एसेट रियलाइज होगी उसका 3%, ये मानते हुए कि लैंड एंड बिल्डिंग भी लिक्विडेटर ने क्या की, रियलाइज की है। और 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराने के बाद जो सरप्लस बचेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसको डिवाइड बाय 102 इंटू 2 करना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 30,000 और इसमें से 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, बचे हुए अनसिक्योर्ड है। तो ईजी है, देख लो, कर देता हूँ मैं। पता नहीं, आई एम तो एंजॉइंग इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, तुम लोगों का पता नहीं। कहाँ से चालू करोगे, कैशेड बैंक से चालू करो। 2 कैशेड बैंक लिख दो 60, 2 बाय का कोई नाटक नहीं है वैसे भी, ठीक है। 60,000 फिर रियलाइजेशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, प्लांट एंड मशीनरी से 360, स्टॉक से 120 और डेटा से 1,60,000, ठीक है। फिर रियलाइजेशन फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी 340 माइनस मॉर्गेज लोन कितना है, 90,000 और उस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 240, ठीक है।
अब पेमेंट साइड में सबसे पहले लीगल एक्सपेंस है नहीं, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन एसेट्स और ऑन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बाद में निकलेगा। तो नीचे लिखा हुआ है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन ऑफ 3% ऑफ ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बैंक। तो 360 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 और प्लस 3,40,000, इसका 3% 29,400, तो ये हो गया। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहीं 4,600 लिखा हुआ है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000 है, क्रेडिटर्स के अंदर प्रेफरेंशियल 30 है। फिर डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर्स 2 लाख के और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उस पर 10,000 का। ठीक है, पेमेंट की डेट है ही नहीं, डिले। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून, 3 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट। तो एक अपने को क्या होगा, डिले इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो 2 लाख पे सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, कुछ 5-1 हज़ार समथिंग कुछ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ लग रहा है मेरे को। डिले इंटरेस्ट आ गया। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो 490 में से 90,000 सिक्योर्ड है, 30,000 प्रेफरेंशियल है, तो यहाँ पे बच रहा है 3,70,000। 370 सही है ना, 370 अनसिक्योर्ड हो गया। फिर पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लो, 2 लाख रुपए की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो 2 लाख पे 10% के हिसाब से 20,000, 1 साल का होता है 2,40,000। अब रेम्युनरेशन निकालना है, तो यहाँ तक देख लो कितना बचा हुआ है, 60,000 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 2,40,000, ठीक है, माइनस 29,400 माइनस 4,600 माइनस 30,000 माइनस 2,15,000 डिबेंचर होल्डर्स माइनस 3,70,000 अनसिक्योर्ड 291 माइनस किया हुआ है यार, ये तो 2,40,000 51 बच रहा है। किया हुआ है ये, तो 51,000 डिवाइड बाय 102 इंटू 2, तो रेम्युनरेशन आ रहा है 1,000। और अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बच गया, 50,000। तो सरप्लस बचा हुआ है 50,000 प्लस कॉल करोगे तो 2,000 इंटू 25 के हिसाब से 50,000 और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 40 के हिसाब से 2,40,000। बहुत इजी है। तो ये हो गया 3,40,000। ठीक है, अब 3,40,000 डिवाइड बाय 8,000, 3,40,000 डिवाइड बाय 8,000, तो 42.5। रिफंड दोनों पे 42.5 और उससे पहले कॉल एक पे 25 और एक पे 40। तो एक को रिफंड आ रहा है 17.5 और एक को रिफंड आ रहा है 2.5। तो बस यहाँ पे फाइनली आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,000 इंटू 17.5, तो 35,000 तो ये, और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 15,000, तो ये 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किया हुआ क्वेश्चन है ये, सेम है 39, ये सेम है 40, 41 भी ऐसा ही है,
और 42 भी ऐसा ही है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बच रहा है जो समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का 1। हालांकि वैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, पर आ सकता है कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में कभी आया नहीं पर आ सकता है। XYZ लिमिटेड इज बीइंग वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है? लिक्विडेट कर रहा है। ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी हैज बीन चार्ज्ड। ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज्ड कंपनीज बैंकर्स टू हुम द कंपनी ओन्स 5 करोड़। मतलब कंपनी ने बैंक से क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। कितना? 5 करोड़ का। और सारी एसेट्स जो है वो उस लोन के अगेंस्ट में प्लेस्ड है। मतलब ऑल एसेट्स आर बेसिकली व्हाट? प्लेस्ड एसेट्स। द कंपनी ओन्स द फॉलोइंग अमाउंट ड्यू टू वर्कर्स 125 टैक्स पेबल। तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों प्रेफरेंशियल है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिए हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द amount each kind of creditor is likely to get if the amount realized by the official liquidator from the secured assets and available for distribution amongst creditors is only 4 crores। तो जो कंपनी की सारी एसेट्स है ना, वो 4 करोड़ रुपए रियलाइज हुई है। और देखो लोन कितना है? 5 करोड़ का है। समझो, सुनना ढंग से। लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है कि सर सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आता है। तो अभी मान लो किसी कंडीशन में अगर कंपनी ने अपनी सारी एसेट जो है वो प्लेस्ड कर दी किसी लोन के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की एसेट से जितना भी रियलाइज होगा वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिल गया। इसका मतलब फिर उसके बाद में अगर पैसा नहीं बचा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जो गरीब लोग हैं वर्कर्स वगैरह, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कंपनीज एक्ट में एक और प्रोविजन है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओवर राइडिंग एक तो होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एक होता है ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो जो सुनना, जो 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ना, उसमें से जो फर्स्ट है वर्कर्स का जो वेजेस है, उनको ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी, ढंग से सुनना, अगर कंपनी की सारी एसेट्स प्लेस्ड है किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में और सारी एसेट्स सेल आउट करने के बाद अगर सिक्योर्ड सारी एसेट से जो पैसा रियलाइज हो रहा है उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा नहीं बचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तो वर्कर्स के ड्यू को ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल राइट्स है। तो कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है कि उस केस में सिक्योर्ड एसेट से जो भी रियलाइज होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स का जो वेजेस है, सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं पर वर्कर का जो ड्यू है, वर्कर का जो वेजेस है, उनको प्रोपोर्शनेटली अमाउंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज नोन एज ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सुनो वापस से क्या बोला। अगर किसी सिचुएशन में कंपनी की सारी एसेट्स किसी लोन के अगेंस्ट में प्लेस्ड है, जैसा इस एग्जांपल में, अब सारी एसेट से रियलाइज 4 करोड़ हुआ, लोन 5 करोड़ का है, तो इसका मतलब तो सारा का सारा कंपनी का एसेट जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर पे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गरीब लोग हैं, वर्कर्स लोग हैं, उनको तो पेमेंट मिलेगा नहीं। तो एक कंडीशन बना दी कंपनीज एक्ट में कि अगर सारी एसेट्स प्लेस्ड है और उनसे जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है, किससे? एसेट से, प्लेस्ड एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है, अगर वो अमाउंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से कम है तो वर्कर्स का जो ड्यू है, वर्कर्स का जो वेजेस है, उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में प्रोपोर्शनेट राइट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां क्या बोला कि अगर 4 करोड़ रुपए रियलाइज हो रहे हैं, 4 करोड़ मतलब 400 लाख रियलाइज हो रहे हैं,
तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग, अगर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स ड्यू, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स ड्यू, सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिट नहीं, गवर्नमेंट ड्यूज नहीं, को उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में पेमेंट मिलेगा। तो ये जो तुम्हारा लोन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो लोन अमाउंट है और वो 500 lakhs है, और वर्कर्स के जो ड्यू हैं वो कितना है 125 lakhs है। तो इनको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट मिलेगा, मतलब वर्कर्स को पेमेंट मिलेगा सिक्योर्ड एसेट्स के अमाउंट में से। किस प्रोपोर्शन में? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो प्रोपोर्शन है वर्कर्स ड्यू के साथ में, इस प्रोपोर्शन में क्या होगा 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वर्कर्स को इस केस में कितना पेमेंट मिलेगा 400 lakhs डिवाइड बाय, क्या प्रोपोर्शन हो गया ये पता है? ये 50 से 50 हटा दो यहाँ से, डिवाइड बाय 625 इंटू 125, तो 4 करोड़ 400 lakhs डिवाइड बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इस केस में वर्कर्स को 80 लाख रुपीस का पेमेंट मिलेगा, और इनको जो पेमेंट मिलेगा सिक्योर्ड लोन को जो पेमेंट मिलेगा वो 320 lakhs का पेमेंट मिलेगा। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो लोन है उनको क्या होगा 32 लाख का पेमेंट मिलेगा। अब इस केस में गवर्नमेंट ड्यूज को कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, नो पेमेंट। इस तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल है पर उनको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल राइट सिर्फ किसको है? जो वर्कर्स के जो ड्यूज है ना, वर्कर्स के जो ड्यूज हैं उनको क्या है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूज है। तो क्या बोला मैंने, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आए तो 4 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली पूछा जा सकता है। तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी जिनको कुछ और राइट्स हैं। तो किस सिचुएशन में ऐसा होता है? अगर मान लो कंपनी की सारी एसेट्स प्लेस्ड हैं लोन के अगेंस्ट में या लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में, और एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अमाउंट से कम है, नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करें तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसको पेमेंट होगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही पेमेंट होगा। तो वर्कर्स ड्यूज को पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में वर्कर्स को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल राइट्स है, वर्कर ड्यूज को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको सिक्योर्ड एसेट्स में से प्रोपोर्शनेटली अमाउंट मिलेगा। तो फिर क्या होगा? सिक्योर्ड एसेट से जो वैल्यू रियलाइज होगी वो सिक्योर्ड क्रेडिटर और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो वर्कर्स के जो ड्यूज है सारे, वर्कर्स के जो ड्यूज है ना सारे, उसमें क्या होगा? उनकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके प्रोपोर्शन में डिस्प्यूट होगा। तो इस केस में वर्कर्स के ड्यूज जो 125 लाख रुपए के हैं उसमें से उनको क्या होगा 80 लाख का पेमेंट मिलेगा, और जो लोन तुम्हारा 500 lakhs का उसमें से उनको 320 lakhs का पेमेंट मिलेगा। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशंस है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग है और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में प्रैक्टिकली नहीं आया। तो थियोरेटिकली आपको पूछ सकते हैं कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक डन है। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए काफ़ी कुछ सिमिलर है, कुछ नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना, और नेक्स्ट लेक्चर से कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चालू करते हैं। ठीक है बेटा, और होप कि आप कुछ समझेंगे कि पढ़ना आपके लिए कितना ज़रूरी है। सीए नाम ही काफ़ी है। चलो बाय।